नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो पिछला टॉपिक हमने क्लियर किया था, एक संवैधानिक विकास, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हाल ही के पेपरों में पूछे गए नए पैटर्न के हिसाब से। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम से ढूंढकर मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। तो इनको एक एक करके हम क्लियर करते हैं और सारे ऑप्शन में साथ में क्लियर कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में पारित किए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो जब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था तो देखो उस समय भी बताया था कि इसका सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन यही है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ की संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश थी, तो इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोला जाता है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं 1773 का जो पहला कानून था भारतीय संसद का। ठीक है, कंपनी एक्ट का हमारा कुछ है नहीं यहाँ पर। स्थायी बंदोबस्त, ये एक रेवेन्यू सिस्टम था जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था, 1793 की बात है ये। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं 1773 के कानून को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा हुआ है। तो देखो जो सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था ये हुआ था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सिर्फ 7 साल चला था ये। ठीक है, 7 साल चला था ये, सॉरी 9 साल, ये 9 साल चला था 1793 तक। तो सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम है, जो कानून है, वो पिट्स इंडिया एक्ट है। साथ में मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इसमें एक दूसरा और पूछ लिया जाता है 1909 का। जब ऑप्शन में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नहीं हो तो इसका आंसर 1909 हो जाता है। ये भी पूछा हुआ है। 1909 वाला चला था 10 साल, जो 1909 से, और अगला कानून बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये 10 साल का गैप होता है इसे। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट चला है कितने, 9 साल, क्योंकि अगला जो कानून आया था वो चार्टर एक्ट 1793 में था। ठीक है, तो सबसे कम समय तक चलने वाला पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट की दूसरी खासियत है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, प्लस एक खासियत है एकमात्र ऐसा कानून है जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसका आंसर हुआ। आगे अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया। बिल्कुल बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है देखो 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो मोनोपोली थी कि पूर्व के देशों के साथ सिर्फ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ही व्यापार कर सकती है, तो उसका ये एकाधिकार 1813 में ख़त्म हो गया। पर कौन कौन सी चीज़ों को छोड़कर, एक तो चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और दूसरा चाय के व्यापार को छोड़कर, ये 2 चीज़ों को छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके मेन 3 क्वेश्चन हैं। एक तो कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त, एक ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार करने का अधिकार, और एक है भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का बजट। तीनों क्वेश्चन हैं जिनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त। और इसमें ही अगला क्वेश्चन बनता है कि कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त। तो पूरी तरीके से समाप्त किया गया था 1833 में। उसमें क्या किया, उसमें चीन के साथ भी अधिकार ख़त्म कर दिया, प्लस जो चाय का उनका अधिकार था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो यदि पूछता है कि व्यापार करने का एकाधिकार कब समाप्त किया गया, उसका आंसर होगा 1813। और यदि पूछता है पूरी तरीके से कब समाप्त किया गया, उसका आंसर होगा 1833। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से आपको क्लियर करके रखने हैं।
बाकी 1793 में हमारा कोई क्वेश्चन है नहीं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा था पहले। और एक है सबसे कम समय तक चलने वाला 1853 का जो चार्टर है, इसकी खासियत है ICS की एग्जाम का सबसे पहले आयोजन, सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो जो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, जो 3 सूची शामिल है, इसमें 3 लिस्टें, एक यूनियन, एक स्टेट, एक कॉन्करेंट। तो ये लिस्टों में क्या है, पावर डिवाइडेशन है, शक्तियों का बंटवारा है, किसके बीच, राज्य और केंद्र के बीच। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और ये एक प्रकार से फेडरल सिस्टम की भी शुरुआत है भारत में, संघीय प्रणाली की। तो ये जो चीज़ है ये सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी और वर्तमान में हमारे संविधान में ये यहीं से ली गई है। जो 7वीं अनुसूची है वो वर्तमान में हमारे संविधान में जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, इसकी शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी। ठीक है, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909, जो सबसे खासियत है मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य शामिल किया गया सत्येंद्र नाथ प्रसाद है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बहुत सारी खासियतें, प्रांतों में दैत्य शासन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और 2 सदनात्मक सदन, बाईकैमरल हाउस, और इसके अलावा एक कैग की स्थापना और UPSC की स्थापना का प्रावधान। ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की खासियत है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो कोई ऐसा खास नहीं है, इससे भारत को आज़ादी मिली थी और 18 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद से पास हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो सबसे बड़ी खासियत है, प्रांतों में दैत्य शासन को समाप्त किया गया, केंद्र में शुरू किया गया, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य कौन शामिल हुआ। जो अभी मैंने आपको बताया कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था, और ये पहला शामिल होने वाला कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय है। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक ऑप्शन है इसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर की खासियत है सबसे पहले ICS की एग्ज़ाम को पास करने वाला भारतीय है, 1863। ठीक है, 1853 में एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी, इसने पास किया 1863 में। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS की एग्ज़ाम को सबसे पहले पास करने वाले भारतीय। विट्ठल भाई पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, और इनकी खासियत है केंद्रीय विधानसभा, जो आज़ादी के बाद में लोकसभा बोली जाती है, ये पहले केंद्रीय विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय 1925 में ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल, और ये पहले भारतीय हैं जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। एक है दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड की संसद में जाने वाला पहला भारतीय, या हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय। तो तीनों ऑप्शन बड़े काम के हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS की एग्ज़ाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष, और दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड की संसद में चुने जाने वाला पहला भारतीय। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इस समय पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और विलियम बेंटिंग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है 1829 सती प्रथा की समाप्ति। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, जो राजा राममोहन राय के प्रयासों से खत्म हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पढ़ने लायक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्लियर हो गया। ये चार्टर एक्ट 1833 के समय
गवर्नर जनरल थे। और 1833 के चार्टर की सबसे बड़ी खासियत थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना दिया? भारत का। और ऐसा गवर्नर जनरल पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, पर इनको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 1858 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1858 का जो अधिनियम था उसके द्वारा वायसराय का पद बनाया गया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय किसको बना दिया? कैनिंग को, क्योंकि कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के और उनको ही पहला वायसराय बना दिया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। लॉर्ड क्लाइव ये बंगाल का पहला गवर्नर। जब प्लासी की लड़ाई जीती गई 1757 में, तो उसके बाद में बंगाल का पहला गवर्नर ये क्लाइव बना था। इसके बाद में ये आपका क्लियर हुआ, दोनों तीनों आपके काम के हैं। इसके बाद में किस अधिनियम की वजह से इंग्लैंड में वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था? तो अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम है और एकमात्र ऐसा कानून है जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा था। चार्टर एक्ट 1833 के मैंने अभी आपको बताया, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त, मतलब चाय और चीन का जो उसका अधिकार था उसको भी ख़त्म कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 की कई खासियतें जो मैंने बताई हैं आपको पिछले क्वेश्चन में। प्रांतों में दैत्य शासन, कैग की स्थापना, यूपीएससी की स्थापना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 बहुत अच्छे से बताए मैंने। 3 खासियतें: ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने का अधिकार, भारत की एजुकेशन के लिए 1 लाख का बजट और कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये मैंने उसमें आपको बताया नहीं, पर इसीलिए यहाँ को मैंने यहाँ पर इसको अलग से रखा है। चार्टर एक्ट 1833 ये भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया इसके द्वारा। इसमें बाकायदा लिखा गया कि जाति, धर्म, मूल, वंश, स्थान आदि चीज़ों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पहली बार डाला गया और इसीलिए यहाँ से प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी मिलना शुरू हुई। किसको? भारतीयों को, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अंग्रेज लोग ही प्रशासन चलाया करते थे। तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रशासन में हिस्सा लेने का अधिकार भारतीयों को 1833 के अधिनियम से मिला है, एक्ट से मिला है। 1813 क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल का पद समाप्त, वायसराय का शुरू, मुगल सम्राट का पद समाप्त, ठीक है। कंपनी का शासन समाप्त। शासन किसका शुरू? ब्रिटिश क्राउन का। ये क्वेश्चन है 1858 के। इंडियन काउंसिल एक्ट, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। अगला, मुगल सम्राट का पद कब समाप्त किया गया था? अभी बताया मैंने। तो देखो ये 1857 की क्रांति के बाद की बात है ये। उसके बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और इसके द्वारा देखो कई सारी चीज़ें की गई। तो एक तरफ तो काफ़ी कुछ समाप्त किया। समाप्त क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ। किसका शुरू हुआ? वायसराय का। कंपनी का शासन समाप्त हुआ। किसका शुरू हुआ? ब्रिटिश क्राउन का। इसके बाद में एक किसका पद समाप्त हुआ? मुगल सम्राट का। तो ये चीज़ें समाप्त हुई हैं किसमें? 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। मुगल सम्राट का पद समाप्त 1858 भारत शासन अधिनियम। और खास चीज़ ये कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी मृत्यु रंगून में हुई थी और जिन्होंने बोला था 2 गज ज़मीन ना मिल सकी, ठीक है, 2 गज ज़मीन ना मिल सकी, उनके द्वारा बोला गया था। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे मरने के बाद भारत में दफनाया जाए, पर इस बात को अंग्रेज़ों ने नहीं माना। इसीलिए उन्होंने ये शायरी लिखी थी, 2 गज ज़मीन ना मिल सकी। पहला मुग़ल बादशाह बाबर है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय है।
इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत भारत में 1892, ठीक है, 1892 का जो एक्ट है उसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई है। अप्रत्यक्ष से मतलब है कि पूरी तरीके से पूरी जनता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, समाज के कुछ हिस्से को वोट देने का अधिकार दिया गया और काफ़ी कुछ बाउंडेशन थी कि इतनी आपकी आमदनी होनी चाहिए, इतनी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसे करके बहुत सारी बाउंडेशन थी। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बोला गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम बोला गया है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, पर इसको इसलिए बोला है कि पूरी जनता को वोट देने का अधिकार ना देकर एक खास तबके को वोट देने का अधिकार दिया था 1892 के एक्ट के द्वारा। और 1892 का एक्ट की खासियतें देखो, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है बजट पर बहस की शुरुआत। बजट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते थे विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा, पर पूरक क्वेश्चन पूछने पर रोक थी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो ये बजट पर बहस की शुरुआत मतलब क्वेश्चन पूछने की शुरुआत और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ये दोनों काम महत्वपूर्ण है 1892 के एक्ट के। आगे, भारत के राज्य सचिव का पद कौन से अधिनियम द्वारा बनाया गया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। सेक्रेटरी फॉर इंडिया, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, इससे बहुत सारे चेंजेज हुए थे जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया और उसकी जगह ये भारत का राज्य सचिव आया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से बना था वो ख़त्म हुआ 1858 में और भारत के राज्य सचिव के पद की शुरुआत हुई। और इसके लिए एक समिति थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो भारत के राज्य सचिव का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका मैंने अभी आपको अच्छे से बताया कि मुगल सम्राट का पद समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त और गवर्नर जनरल समाप्त, वायसराय की शुरुआत, ठीक है। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है। 1853 के चार्टर की खासियत है ICS की एग्जाम का सबसे पहले आयोजन। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ रखा है। 1833 का मैंने अभी आपको 2-3 बता दिया है, बिल्कुल अच्छा। गवर्नर जनरल भारत के लिए, ठीक है, कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खासियत है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया इसके द्वारा। तो ये पता है आपको। ICS की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? तो अभी मैंने आपको 2-3 बार रिवाइज करा दिया है, अब तक आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा ICS की एग्ज़ाम का सबसे पहले आयोजन हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है। और देखो ICS के क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनते हैं। एक तो ये कि भारत में सिविल सेवा की, नागरिक सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई है, पर उस समय पर ये नामजद हुआ करते थे, मतलब नामजद हुआ करते थे, पेपर नहीं होता था। 1833 के चार्टर में बोला गया था कि धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर एग्ज़ाम की शुरुआत नहीं हो पाई थी। एग्ज़ाम शुरू हुई थी 1853 में। इसके बाद में ICS की एग्ज़ाम को पास करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863। एक और क्वेश्चन बनता है, ICS की एग्ज़ाम का सबसे पहले भारत में आयोजन 1922 और कहाँ पर आयोजित हुई थी? इलाहाबाद में। तो ये 1853 ICS की एग्ज़ाम का सबसे पहले आयोजन हुआ था डलहौजी के समय में। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? तो मैंने 2-3 बार रिवाइज करा दिया है, अब तक आपका अच्छे से क्लियर होगा। 1858, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद में ये चेंज हुए थे। मुगल सम्राट का पद समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त, ठीक है। 1861 की खासियतें, अध्यादेश की पावर दी गई वायसराय को और पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। 1892 का मैंने अभी बताया, अप्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा है बजट पर बहस, क्वेश्चन पूछने का अधिकार। इसके बाद
भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है 1861। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके द्वारा जो विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें सबसे पहले शामिल किया गया किसको? इंडियंस को। ठीक है, भारतीयों को सबसे पहले शामिल किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। इसीलिए ये बड़ा खास क्वेश्चन बन जाता है कि कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया? तो जब विधान परिषद में शामिल हुए तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुए, इसीलिए 1861 आंसर है इसका। ठीक है, 1892 के दोनों अच्छे से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1909 का खास है। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र। 1919 का कहे गए यूपीएससी है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, द्विसदनात्मक सदन है और प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो अब तक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1861 अध्यादेश, विभागीय प्रणाली और भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया, ये तीन काम है 1861। ठीक है, 1853 आईसीएस की एग्जाम है, बहुत बार बता दिया मैंने, अब तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? जो अभी मैंने आपको बताया है कम से कम 3-4 बार, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्लस बजट पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार, पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो अब तक ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मैंने अभी बताया आपको, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और देखो इसके 2-3 तो नाम हैं, एक तो भारत परिषद अधिनियम 1909 बोलते हैं इसको, दूसरा इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्योंकि मार्ले उस समय पर ये वहाँ पर राज्य सचिव थे इंग्लैंड में और मिंटो वायसराय थे भारत में, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। और इसकी खासियत है मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्लस वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य प्लस पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया किसको? विधान परिषद के सदस्यों को। जो बजट पर बहस की शुरुआत 1892 से हुई थी उसमें यह था कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। उस बात को आगे बढ़ाया 1909 में। अब क्या है, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इस समय मॉन्टेग्यू ये वहाँ पर राज्य सचिव थे इंग्लैंड में और चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत में। ठीक है, इसकी खासियत मैंने आपको कई बार बताई। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसकी खासियत है प्रांतों में डायआर्की सिस्टम, दैत्य शासन को समाप्त किया, किसमें शुरू किया? केंद्र में। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, मतलब स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था जो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें एक ये बात थी कि सभी को शामिल होना है इसमें, इसीलिए ना तो उसमें सारी रियासतें कभी शामिल हुई और ना वो संघ बन पाया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके ऑप्शन इनके मैंने बताए आपको। इसके बाद केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? बाई कैमरल हाउस। तो देखो 2 सदन हमारे भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। अब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम से बने थे, जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। और इसमें एक दूसरा काम था प्रांतों में दैत्य शासन, डायआर्की सिस्टम, किसमें? स्टेट्स में। स्टेट में ख़त्म करके केंद्र में शुरू हुआ कब? 1935 में। तो शुरुआत प्रांत से हुई पर बाद में किस में आया? केंद्र में। तो 2 सदनात्मक सदन, ये आपका
1919 के एक्ट के द्वारा। दूसरा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान, कैग की स्थापना। और एक हो गया आपका ये प्रांतों में दैत्य शासन, 1892 में क्लियर। 1909 आपका अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित नहीं है? तो मैंने आपको 5-6 बार रिपीट करवाया है। देखो, कैग के पद का जो जिक्र है सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में किया, जिसको भारत सरकार अधिनियम बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान सबसे पहले 1919 के अधिनियम में था, और यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई। और ली कमीशन यूपीएससी की स्थापना से संबंधित है, जो 1924 में बना था। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी से दिया गया है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। केंद्र में दैत्य शासन, तो मैंने आपको अभी बताया है कि केंद्र में दैत्य शासन की शुरुआत हुई है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये बात गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित है प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत। स्टेट्स में डायआर्की सिस्टम शुरू हुआ था 1919 में, सेंटर में शुरू हुआ है कब? 1935 में। तो ये पता होना चाहिए, तीनों चारों चीज़ें आपको अच्छे से। अगला है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश 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 द्वारा किया गया था। तो ये फेडरल सिस्टम की कोशिश भारत में 1935 में हुई है, जो मैंने अभी बताया था, शक्तियों का बंटवारा, जो हमारे वर्तमान संविधान में अनुसूची 7 में है, 3 लिस्टें। तो वो काम सबसे पहले 1935 में किया गया था। तो फेडरल सिस्टम बनाने की कोशिश भारत में 1935 में हुई थी, जो दूसरा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला, संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैत्य शासन भारत में लागू किया गया, बिल्कुल यही अभी जो मैंने आपको बताया। तो फेडरल सिस्टम और स्टेट्स में दैत्य शासन समाप्त और केंद्र में शुरू, ये कब किया गया है? 1935, ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा ये काम किया गया है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फेडरल सिस्टम और डायआर्की सिस्टम किसमें? सेंटर में। ये दोनों काम 1935 के द्वारा है। स्टेट्स में 1919 से था डायआर्की सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो जो बर्मा वर्तमान में म्यांमार के नाम से है, इसको भारत से अलग किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, आपको अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है। तो बर्मा अलग किया है 1935 में। और एक स्टेट्स का और क्लियर करना चाहते हो आप, तो उड़ीसा भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बंगाल से अलग किया गया था। ये बिहार 1911 में बना था और उड़ीसा 1935 में, और 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कौन से अधिनियम से की गई थी? तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 3 काम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। एकमात्र ऐसा अधिनियम जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा, और सबसे कम समय तक चलने वाला कानून। रेगुलेटिंग एक्ट की खासियतें, गवर्नर जनरल का पद बना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और ये पहला कानून है। चार्टर एक्ट 1833 की खासियत मैंने कई बार बताई, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा, कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त, और धर्म, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर पूरी तरीके से रोक। 1813 की 3 बातें, एक तो ये कि मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने का अधिकार, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का बजट, और कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त। प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान मैंने बताया अभी। तो देखो, प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इससे पहले केंद्रीयकरण था, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था। स्टेट्स को पावर दी गई 1935 के भारत शासन अधिनियम से, जो अभी मैंने बताया था आपको 3 सूची रखी गई थी, केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची। तो ये फेडरल सिस्टम की शुरुआत प्लस प्रांतीय स्वायत्ता, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, केंद्र में दैत्य शासन और प्रांतों में खत्म, ये सारे काम 1935 से हैं।
और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। 1919 का मैंने कई बार बताया, 1909 का अच्छे से क्लियर है। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन, पूरक क्वेश्चन पूछने का अधिकार और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय को शामिल किया। और पहला भारतीय कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से की गई थी? तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, जिसमें यह है कि जो अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, काम बांट दिए जाते हैं। पहले क्या सारे काम एक ही आदमी के जिम्मे होते थे, वायसराय करता था सारे काम, तो सेंट्रलाइजेशन था बहुत ज़्यादा। उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब दूसरे उनको पावर दी गई थी। तो ये काम हुआ है 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1861। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ रखा है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और पोर्टफोलियो सिस्टम और भारतीयों को कानून बनाने में हिस्सेदारी, ये तीनों काम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुए हैं। और इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से क्लियर कराए और इतनी बार बोला है कि अब तक आपको इसमें काफ़ी कुछ याद हुआ होगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन इस तरीके से रखे हैं कि बार बार ये चीज़ें आएँ और बार बार मैंने बताया है, जिससे आपका एक एक करके क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।